अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी कंट्री की जो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्लीन है। ये दुनिया की तीसरी बड़ी मगर रिच स्टेट है। न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा फ्रेंडली बिजनेस कंट्री है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी 92% पॉपुलेशन अपने घरों की मालिक है। इस कंट्री में मौजूद लोग बहुत ही अमीर हैं और हर इंसान की इज्जत करते हैं और इज्जत करवाते हैं। इस मुल्क में किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया के रिच बट स्मार्ट कंट्री सिंगापुर की। दोस्तों, जैसे ही सिंगापुर की या सिंगापुर में मौजूद लोगों के पास जो फैसिलिटीज मौजूद हैं उनकी बात की जाती है तो बहुत से दिमाग में ये सवाल जन्म लेता है कि ये कोई बहुत बड़ा रिच कंट्री है। ये बात तो ठीक है कि ये कंट्री एक रिच कंट्री है, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है बल्कि बहुत स्मॉल स्टेट है। सिंगापुर पाकिस्तान से 18 साल के बाद आज़ाद हुआ। फिर सोचने की बात यह है कि इस खित्ते ने इतनी तरक्की की कि आज दुनिया की महंगी तरीन प्लेसेस सिंगापुर की ही बताई जाती हैं। इसकी वजह यह भी है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो बात अपने लोगों से करती है उसे पूरा भी करती है। लोग अपनी गवर्नमेंट पर एतबार करते हैं और इसी इस्तेकाम की वजह से आज सिंगापुर तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। अब सोचने की बात यह भी है कि क्या सिंगापुर के पास ये सारी फैसिलिटीज पहले से मौजूद थी? तो ऐसा नहीं था। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो शायद ही कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जो इसे तरक्की दे सकती हो। ये बहुत ही गरीब मुल्क था। सिंगापुर के पास खेती बाड़ी के लिए ज़मीन तक मौजूद नहीं थी, जबकि इसकी आबादी झोंपड़ियों में रहा करती थी। मगर आज सिंगापुर को देखकर ये लगता ही नहीं है कि ये कंट्री कभी गरीब भी रही होगी। आज सिंगापुर के लोगों की औसत तनख्वाह दुनिया में तीसरे नंबर पर है। आज सेहत, मोबिलिटी, दिफा के लिहाज से सिंगापुर पूरी दुनिया में सबसे आगे है। सिंगापुर दुनिया का महंगा तरीन शहर भी रहा है, मगर सिंगापुर हमेशा से ऐसा नहीं था। बरसगीर की तरह सिंगापुर भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। जापान ने सिंगापुर पर हमला किया और ब्रिटेन को हराकर सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। 1944 में जब सिंगापुर पर जापान का कब्जा था, अमेरिका ने सिंगापुर पर हमला कर दिया और इसे तबाह करके रख दिया। इस इतनी बड़ी तबाही के बाद सिंगापुर के लोगों की सोच बदली और उन्होंने खुद को आज़ाद करने की जिद्दोजहद शुरू कर दी। 1954 में ली क्युआन यू ने पीपल एक्शन पार्टी ज्वाइन की। ली इस पार्टी के लीडर थे और वो 40 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 1959 में ये पार्टी भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो गई और सिंगापुर पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे से निकल गया। 1963 में ली ने मलेशिया के साथ इलाक़ कर लिया, मगर फिर यह इल्हाक ज्यादा देर कायम न रह सका। 2 ही साल बाद 1965 में सिंगापुर मलेशिया को छोड़कर अलग हो गया। ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और मलेशिया से आज़ादी हासिल करने के बाद इस मुल्क के लोगों ने आज़ादी का सांस तो लिया, मगर ये लोग बहुत गरीब थे और झोंपड़ियों में रहा करते थे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 1965 में सिंगापुर की जीडीपी 516 अमेरिकन डॉलर थी। सिंगापुर के लीडर और सिंगापुर के लोगों ने अपनी हालत को बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत की। यहाँ तक कि सिंगापुर के लोगों पर 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। ली ने सिंगापुर को तरक्की देने के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाए, जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया। ली ने सिंगापुर में सड़कें और हाईवेज तामीर करवाने शुरू करवा दिए ताकि तरक्की का आगाज़ हो सके। जहां सिंगापुर की तरक्की में वहां की गवर्नमेंट और अवाम अहम किरदार अदा करती है, वहीं इसकी लोकेशन भी उसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। आधा कंट्री है, मगर इसमें फिर भी 58 लाख लोग रहते हैं। हम अपने मुल्क को ज़्यादा आबादी वाला खित्ता समझते हैं, जबकि सिंगापुर को ये देखकर नहीं लगता कि इतने रकबे पर इतनी आबादी रहती है। तो 1965 में दुनिया का गरीब मुल्क अगले 25 सालों में तरक्की की ऐसी छलांग लगाता है कि उसे दुनिया के 5 रिचेस्ट कंट्रीज़ में शुमार किया जाने लगता है, जहां ना तो कोई करप्शन है, ना ही कोई क्राइम है, और ये मुल्क दुनिया का बल्कि एशिया का नंबर 1 मुल्क है। फिर दिमाग में ये बात भी आती है कि क्या पता इस मुल्क के पास ऐसे कुदरती वसाइल मौजूद हों जो इसने इतनी तेज़ी से तरक्की की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंगापुर अपने रकबे के लिहाज से इतना छोटा है कि अगर दुनिया के नक्शे पर इसे देखना हो तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। सिंगापुर छोटा सा एक आयरलैंड है।
اگر دیکھا جائے تو سائز کے حساب سے سنگاپور پاکستان کے لاہور سے بھی آدھا ہے، مگر اس میں پھر بھی 58 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کو زیادہ آبادی والا خطہ سمجھتے ہیں، مگر سنگاپور کو ہی دیکھ لیں، وہ اتنے رقبے میں کئی آبادی کو مینج کیے ہوئے ہے اور پھر بھی وہ ترقی کی راہ میں سب سے آگے ہے۔ سنگاپور کا کل رقبہ 7000 مربع کلومیٹر ہے اور اس لحاظ سے 8028 لوگ پر مربع کلومیٹر کے لحاظ سے آباد ہیں۔ سنگاپور میں کسی ایک مذہب سے ریلیٹڈ لوگ نہیں رہتے، بلکہ یہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ سنگاپور میں آباد ہیں۔ لی نے چین سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس بات نے بھی سنگاپور کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ زی ڈین نے 1978 میں سنگاپور کا دورہ کیا اور لی نے سنگاپور سے بے روزگاری ختم کرنے کے لیے کئی اہم فیصلے لیے۔ لی نے اپنی عوام کو متحد کیا، محنت کرنے کو کہا اور انہیں پلیٹ فارم مہیا کیے۔ اس ملک کی عوام نے بھی خوب محنت کی اور ملک نے بھی پھر اس عوام کو بہت کچھ دیا۔ جرائم کو ختم کرنے کے لیے سخت قانون بنائے، پھر چاہے وہ جرم کسی ملک کے لوگوں نے کیا ہو یا غیر ملک کے لوگوں نے، یہاں تک کہ امریکہ جیسے سپر پاور کے سٹیزن بھی سنگاپور کے قانون لاگو ہوتے ہیں۔ جہاں سنگاپور جھونپڑیوں سے بھرا ہوا تھا، سنگاپور کی گورنمنٹ نے بڑی بڑی بلڈنگز تعمیر کروائیں، عوام کو گھر مہیا کیے گئے، گیس، بجلی، پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ اب بھی 80% لوگ پبلک ہاؤسز میں رہتے ہیں جو سنگاپور کی گورنمنٹ نے لوگوں کو فری پرووائڈ کیے۔ اب وہاں پر ہوم لیس کا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ سنگاپور کی گورنمنٹ نے بیوٹیفیکیشن کے لیے روڈ کے ساتھ پیگ اینڈ ڈک کے فارم تعمیر کیے جو اس کی بیوٹی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب دنیا بھر سے ٹورسٹ وہاں پہ آتے ہیں، اس طرح ملک کی اکانومی اور سٹرونگ ہو جاتی ہے اور آج سنگاپور دنیا کی امیر ترین کنٹریز کی صف میں کھڑا ہے۔